Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन 6 के अंदर बच्चों हमारा जो एम होगा टू इंट्रोड्यूस डिफेक्ट इन सॉलिड्स। ठीक है, तो जो भी हम लोग सॉलिड यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उन सॉलिड्स में कुछ बच्चों इम्परफेक्शन है, कुछ डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो उन डिफेक्ट्स को लेकर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उस पर थोड़ा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहले यहाँ पे थ्योरी वाला पॉइंट है, हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि थ्योरी क्या होती है बच्चे जनरली इसे फोकस नहीं करते हैं और थ्योरी को जाने देते हैं और उसको पिन पॉइंट नहीं करते। इसलिए पिन पॉइंट में, क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे हैं इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चंस बनेंगे तो थ्योरी के बीच में से ही कहीं से बन जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो हेडिंग होगी इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स या सॉलिड्स। तो पहले बात करेंगे, ध्यान दो, ये लाइन में पढ़ रहा हूँ। एट एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो क्रिस्टल्स टेंड्स टू हैव ए परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की अगर बात करी जा रही है तो जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट है बच्चों कैसा होता है, परफेक्ट होता है। इसमें कोई भी ऐसा आपको एरर या आपको डिफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। दिस अरेंजमेंट करस्पॉन्ड टू स्टेट ऑफ लोएस्ट एनर्जी, वहाँ पे एनर्जी काफ़ी कम रहेगी, बिल्कुल ठीक है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे द क्रिस्टल्स स्टार्ट डेविएटिंग फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। तो परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से आपका जो क्रिस्टल है उसमें कुछ डिफेक्ट है, कुछ आपके चेंज होने आपको मिलेंगे, चेंज आपको देखने को मिलेंगे। एनी डेविएशन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ए डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। ठीक है, दिस डिफेक्ट्स आर समटाइम्स कॉल्ड thermodynamic effect because it is totally temperature dependent. तो दिस इज कॉल्ड थर्मोडाइनमिक इफेक्ट। मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि 0 डिग्री या जीरो जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उस पर आपका जो क्रिस्टल है बच्चों कैसा होगा, परफेक्ट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाओगे वहाँ पे कुछ आपको इम्परफेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट बिकॉज इट इज टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिकॉज द नंबर ऑफ दीज डिफेक्ट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, तो बहुत सारे डिफेक्ट क्रिएट होंगे तो वो सब के सब टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेंगे। क्रिस्टल्स में ऑल्सो पॉजेस एडिशनल डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। अब ये टेम्परेचर के बारे में बात करी, अभी सपोज मान के चलो जो आपके क्रिस्टल्स गिवन हैं उन क्रिस्टल्स में अगर आपकी इम्प्योरिटीज है, कुछ अदर टाइप के एटम्स वहाँ पे अगर अवेलेबल हैं तो उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से भी कुछ आपको डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड सच एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म ऑफ इम्परफेक्शन। तो इम्परफेक्शन की वजह से जो भी कंपाउंड है, जो सॉलिड कंपाउंड है उनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कुछ चेंज देखने को मिलेगा, कुछ उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ में भी चेंज देखने को मिलेगा। तो ये आपके क्या, आपके इम्परफेक्शन आने की वजह से या डिफेक्ट आने की वजह से क्या उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की या मैकेनिकल स्ट्रेंथ की, या फिर डिक्रीज होती है। इन सब पे हम लोग करेंगे यहाँ पे स्टडी। द इम्परफेक्शन नॉट ओनली दी मॉडिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इम्परफेक्शन सिर्फ से प्रॉपर्टी को ही मॉडिफाई नहीं करता है बट ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्रॉपर्टीज। मतलब कुछ नई नई प्रॉपर्टी भी देखा जो हमारे लिए बेनिफिशियरी होते हैं। ठीक है, यस, जो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, द डिफेक्ट व्हिच अराइजेस ड्यू टू इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ एटम्स और आयंस कॉल्ड एटॉमिक इम्परफेक्शन। मतलब जो एटम के रेगुलर अरेंजमेंट ना होना, इरेगुलर अरेंजमेंट होना, ठीक है, तो उसकी वजह से जो इम्परफेक्शन क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक इम्परफेक्शन। ठीक है, एटॉमिक इम्परफेक्शन। समझ में आ रहा है? ये लाइन मैंने पूरी स्टेट आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, दीज इम्परफेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स are called defect in crystalline solids. The defect in crystalline solids are of two types. फर्स्ट है पॉइंट डिफेक्ट, सेकेंड है लाइन डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। तो पहले पढ़ते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो पहले थ्योरी की एक लाइन को मैं क्लियर करा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो से आपको समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। तो पॉइंट डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। दिस डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ फॉल्टी अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट। पॉइंट का मतलब बेटा एटम से रिलेटेड है। ठीक है, एटम से रिलेटेड है, आयन से रिलेटेड है, एज वेल एज मॉलिक्यूल से भी आपका रिलेटेड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अगर एटम्स का अरेंजमेंट, आयंस का अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट अगर पर्टिकुलर साइंटिफिक पैटर्न में नहीं होगा
अगर वहाँ पे कुछ फॉल्टी अरेंजमेंट क्रिएट कर देंगे हम लोग, तो बेटा उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट डिफेक्ट के नाम से उसे हम कॉल करते हैं, ठीक है। अ पॉइंट डिफेक्ट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज स्टोइचोमेट्रिक, नॉन स्टोइचोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? देखो, दीज आर those defect in which the stoichiometry of solid is not disturbed as a result of the defect। अब समझो, इसमें आपका जो stoichiometric डिफेक्ट है, मतलब आपकी जो stoichiometry होगी, ठीक है, उसमें कोई भी इफेक्ट या कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। आपका डिफेक्ट अगर होता भी है मॉलिक्यूल्स में, मतलब आप ये समझो कि जो एटम्स हैं, आयन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको अगर आप फॉल्टी अरेंजमेंट अगर इनका हो भी जाता है, तो भी ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर आपको पॉइंट डिफेक्ट दिखेगा, पॉइंट डिफेक्ट दिखने के पीछे रीजन होता है फॉल्टी अरेंजमेंट। अगर फॉल्टी अरेंजमेंट होगा भी, लेकिन वहाँ पे जो स्टोइचोमेट्री है मॉलिक्यूल्स की, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, तो हम ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा? दीज आर दोज इन विच स्टोइचोमेट्री इज टोटली डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट की वजह से स्टोइचोमेट्री आपकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, तो ऐसे को इसको हम बोलते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या है? दे अराइजेज व्हेन सम फॉरेन मटेरियल, फॉरेन का मतलब क्या है? आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड मतलब बाहर से कोई भी मैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स को लेके आ रहा हूँ, उनको मैं आयंस को लेके आ रहा हूँ, और गिवन मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या कर रहा हूँ? ऐड कर दे रहा हूँ। तो इसी बेटा हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तीनों के बाद डेफिनेशन क्लियर हो गई। यस, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट के आपके टाइप्स क्या हैं? पहला आता है बच्चों वेकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। वेकेंसी डिफेक्ट तो देखते हैं पहले इसमें। Vacancy defect is a stoichiometric defect generated during crystallization, ठीक है, in which some of the places of the constituent particles remain unoccupied। देखो unoccupied, ठीक है, these are vacancy। तो this defect result in the decrease of density of the crystal then expected। this defect possibly occurs when substance is heated। तो इंपॉर्टेंट करने समझो, वैकेंसी से नाम समझ में आ रहा है कि कुछ वेकेंट स्पेस जैसा है। तो जब भी हम ऐसे कंपाउंड को फॉर्म, जब ऐसे हम कंपाउंड को देख रहे होते हैं जहाँ पे जब हम अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, ये जो हम पॉइंट, एक्चुअली दिस इज ए पार्ट ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर क्या है? हम फॉल्टी अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं, राइट। तो जब हम अरेंजमेंट किया था एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन का, उस समय कुछ पॉइंट बच्चों क्या वेकेंट हो गए थे, अनऑक्यूपाइड रह गए थे, कुछ पार्टिकल्स वहाँ पे आपके प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं। ना होने के पीछे रीजन बच्चों क्या? हीट। अगर वहाँ से आपका मॉलिक्यूल्स में हीटिंग हो गई या मॉलिक्यूल्स को हीट कर दिया गया, तो उस केस में वहाँ से जो एटम्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो वैकेंसी वहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो रीजन ध्यान देना, वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट कैसे होता है? बिकॉज ऑफ हीटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये भी आपका टाइप है यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट को लेके। तो इंटरस्टिशियल समझो, इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है? यहाँ पे जो भी एटम्स का एक आपका रेगुलर हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट जब हो रहा है, तो अरेंजमेंट होने के साथ साथ जो भी आपके वॉइड होंगे, मतलब दो एटम्स के बीच का स्पेस, दिस इज कॉल्ड वॉइड, ठीक है। तो इस वॉइड के अंदर अगर आपके एटम्स किसी भी तरीके से शिफ्ट हो जाते हैं या वो वॉइड की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो ऐसे हम बेटा डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, वो क्या है ना, कुछ लॉसेस भी हैं, वो क्या है उसको हम करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई इन इंटरस्टिशियल साइड का मतलब क्या? आपका वॉइड ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द लैटिस साइड। दिस डिफेक्ट रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल देन द एक्सपेक्टेड। मतलब जो वेकेंट स्पेस है, तो वेकेंट स्पेस में अगर आपके एटम्स जाके, ये वेकेंट स्पेस है, यहाँ पे जाके एटम्स अगर आपके शिफ्ट हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो डेंसिटी की जो वैल्यू होगी, वो एक्सपेक्टेड डेंसिटी की वैल्यू से क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो, ठीक है, चाहे इसके पहले आपका जो हम बात करें वैकेंसी डिफेक्ट हो, इसमें कहीं भी स्टोइचोमेट्री चेंज हो रही है क्या? आप मुझे बताओ, क्या स्टोइचोमेट्री में कोई आपको चेंज देखने को मिल रहा है क्या? भाई क्या स्टोइचोमेट्री का जो स्ट्रक्चर का वो चेंज हो रहा है क्या? बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। आप यहाँ देखो, कोई भी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ, ठीक है, जो भी हो रहा है वो अंदर ही हो रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल में देखो, यहाँ भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, आपकी स्टोइचोमेट्री वो भी सब कुछ वैसे है, सब कुछ अंदर हो रहा है, ठीक है। तो इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड्स, always electrical neutrality must be maintained। The above two defect in case of ionic solids can be explained as follows, ठीक है। अब जो ऊपर के डिफेक्ट हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सपोज मान के चलो हम बात कर रहे हैं
वैकेंसी डिफेक्ट में। तो वैकेंसी डिफेक्ट में अगर मैं यहाँ पे मैं जब बात करूँगा, सपोज NaCl आपका Na+Cl माइनस आपका प्रेजेंट है, इस तरीके से एटम्स प्रेजेंट है, तो ये आपका हो गया सोडियम प्लस, नेक्स्ट नेगेटिव, नेक्स्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव, बिकॉज ये सोडियम तो नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसी तरीके से आपके यहाँ पे जो सीरीज है वो हॉरिजॉन्टली वो वर्टिकली एटम्स का अरेंजमेंट हो जाएगा, और इसमें से दो बैकेंड साइड हीटिंग करने पे क्या हो गई बच्चों, बाहर निकल गई। तो कहीं ना कहीं जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होगा, बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है कॉल्ड अरेनियस, वो आपकी अफेक्ट हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की। सेम आप देख सकते हो इंटरस्टिशियल्स के अंदर भी, अगर आपके मॉलिक्यूल से एटम से आयंस आ जाएंगे तो भी आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट हो जाएगा। तो उसी चार्ज को समझ, न्यूट्रलिटी को समझने के लिए मैं बच्चों चलता हूँ आपके स्कॉटकी डिफेक्ट पे। तो स्कॉटकी डिफेक्ट बच्चों चार्ज के बारे में आपके बताएगी, ठीक है। तो इट इज़ ड्यू टू, ये कैसे होता है, इट इज़ ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस मिसिंग। ध्यान दो, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस आर मिसिंग। तो स्कॉटकी के अंदर क्या होता है, इक्वल नंबर में कैटाइंस एनाइंस आपके मिसिंग होते हैं फ्रॉम देयर लैटिस साइड। एज ए रिजल्ट आपकी डेंसिटी क्या होगी, डेफिनेटली डिक्रीज, बिकॉज इक्वल नंबर में कैटाइंस एनाइंस अगर बाहर जा चुके हैं तो डेंसिटी की वैल्यू क्या कर जाएगी, वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाई आयोनिक कंपाउंड which have high coordination number and small difference in the size of cations anions, example like NaCl, KCl, KBr, AgBr, CaCl। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आयोनिक क्रिस्टल्स हैं, कंपाउंड हैं, उनके बारे में ध्यान देना। क्वेश्चन कैसे बनता है, स्कॉटकी डिफेक्ट को लेके 4 ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे, और चारों ऑप्शंस के अंदर हो सकता है साइज को लेके बात करी जाए कैटाइंस एनाइंस के। तो ध्यान देना बच्चों, साइज के बारे में बात करी जाएगी तो ऐसे कैटाइंस एनाइंस आपको देखने हैं, ऐसे क्रिस्टल कंपाउंड को चूज करना होगा जहाँ पे डिफरेंस कैसा होना चाहिए, कैटाइन एन का बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ स्कॉटकी डिफेक्ट के लिए। दूसरी चीज़ कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, हाई, और कैटाइंस एनाइंस का जो साइज़ है वो आपका होना चाहिए स्मॉल साइज़। मतलब जो साइज डिफरेंस है, जो साइज़ का डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल साइज डिफरेंस आपको होना चाहिए। अगर इक्वल नंबर मिस होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेंसिटी आपकी कैसी हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। ध्यान रखना नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस के जो नंबर हैं वो आपके इक्वल रहते हैं मिसिंग में। यहाँ देख सकते हो ये कैटाइन है, एनाइन है, कैटाइन है, एनाइन है। यहाँ से एक देखो आपका कैटाइन गायब हो चुका है, यहाँ से एक एनाइन गायब जा चुका है, तो एक कैटाइन एक एनाइन। तो सब कुछ यहाँ से आपको प्रॉपर्टी बेस देख लिया आपने। अब बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट पे। ये भी चार्ज को लेकर ही बात करते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, इट अराइजेज व्हेन कैटाइंस आर मिसिंग, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ कैटाइंस, कैटाइंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड्स। तो लैटिस साइड्स का मतलब मान के चलो कि ये आपका लैटिस साइड था यहाँ पे कैटाइन का, ठीक है, M+। तो यहाँ से निकला, और यहाँ से निकलने के बाद बेटा कहाँ पे जो आपके एटम्स का अरेंजमेंट है उसके जो आपका इंटरस्टिशियल वॉइड है, जो वेकेंट स्पेस है, उस वॉइड में जाके शिफ्ट हो जाना। तो वॉइड में जाके शिफ्ट हो गया है, तो उसके रिजल्ट में क्या हो, क्या डेंसिटी में कोई चेंज होगा, नहीं, क्योंकि आपको कोई एटम यहाँ से मिस नहीं हुआ है, नहीं कोई एटम बाहर से आया है। बस यहाँ से जो आपके जो एक पर्टिकुलर जो क्रिस्टल लैटिस साइट है वहाँ से निकला है आपका एक आयन कैटाइन निकला है, और वो कैटाइन जाके उसके इंटरस्टिशियल साइट्स में जाके शिफ्ट हो गया, वॉइड में जाके शिफ्ट हो गया। तो डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, डेंसिटी आपकी रहेगी अनअफेक्टेड, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डी लोकलाइजेशन डिफेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है आपके जो कैटाइन उसका डी लोकलाइजेशन हो रहा है। एच स्मॉलर आयन यूजली कैटाइंस, और कैटाइन कैसा होना चाहिए, स्मॉल साइज का। अगर स्मॉल साइज का कैटाइन नहीं होगा तो उस केस में आपका जो वॉइड में प्रेजेंट होने की जो बात करी जा रही है वो पॉसिबल फिर नहीं हो सकती है। आर डी लोकलाइज फ्रॉम नॉर्मल साइड्स टू इंटरस्टिशियल साइड। तो नॉर्मल साइड से कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड्स में आपको जाने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट आप यहाँ पे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें बात करते हैं 2 टाइप के डिफेक्ट होते हैं। एक तो आपका मेटल एक्सिस होता है, एक आपको होता है द एनाइन वैकेंसीज। तो मेटल एक्सिस में इसमें पता है कि मेटल्स का कहीं ना कहीं जो मेटल्स आयंस हैं उनके एक्सिस आपको देखने को मिलेगी। तो दिस डिफेक्ट अराइजेज व्हेन देयर आर एक्सिस मेटल आयन। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सिस मेटल आयन इन द क्रिस्टल आपके प्रेजेंट होंगे। दिस डिफेक्ट अराइज इन 2 वेज, 2 तरीके से देखने को मिलते हैं। उसमें कौन सा होगा मेटल एक्सिस में, पहले हम बात करेंगे द एनाइन वैकेंसी। पहला पॉइंट इज द एनाइन वैकेंसी। सेकेंड होगा बाई प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो मेटल है, तो मेटल तो बच्चों कैटाइन ही होता है। तो उसका एक्सेस होने का मतलब 2 ही कंडीशन है,
कि भाई किसी भी गिवन कंपाउंड किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर मेटल एक्सिस में कब होगा, या तो एक्स्ट्रा कैटन उसमें डाल दिए जाए उसके इंटरस्टिशियल साइड्स के पास, या फिर वहाँ पे एनआईन आप पे कम हो जाए। जब एनआईन कम हो जाएंगे तो कैटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ही इसमें चांस बन सकते हैं। तो पहला केस होगा बाई एनआईन वैकेंसी। It arises due to negative ion missing from the lattice site, leaving a hole which is occupied by the electron. ठीक है, therefore maintaining electrical neutrality, the lattice site occupied by electrons are called epicenter as they are responsible for the color of the crystals. इसको समझेंगे ध्यान से। देखो यहाँ पे मैं पहले बात करूँगा कि आपको जो भी क्रिस्टल आपको दे रखे हैं, ठीक है, जो भी एक आपको साइट दे रखी है, उस साइट में से हुआ क्या है, उस साइट में से आपका जो एनायन है वो वहाँ से जा चुका है। तो देखो यहाँ से ये कैटाइन है, ये एनायन है, कैटाइन एनायन, यहाँ से एक एनायन मान लेते हैं, सपोज एक्स था, एक्स माइनस था यहाँ से, वो एक्स माइनस में से एक्स बाहर जा चुका है। जाने के बाद वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे छोड़ के गया है। बात समझो ध्यान से, जब वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे छोड़ गया है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो चार्ज को बैलेंस कर रहा है, वो चार्ज को बैलेंस करने का काम कर रहा है। बट ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को मिला है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, आपका जो कंपाउंड का जो क्रिस्टल का जो कलर होगा वो आपका क्रिएट होगा। तो इस जो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे मिला है इसी को बोलते हैं हम लोग एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एनआईन वैकेंसी की। तो एनआईन बाहर जा चुका है इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के, इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर रहा है अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, और जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुका है उस पर्टिकुलर साइड को हम क्या बोलेंगे, एफ सेंटर, और एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द क्रिस्टल। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन NaCl इज हीटेड, जब बाहर जाने की बात करें हीटिंग ही की जाएगी। व्हेन NaCl इज हीटेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर्स, sodium atoms get deposit on the surface of crystal. The Cl minus ion from the crystal lattice side leave their sides and diffuse to the surface. Surface से बाहर आ जाएगा। तो these Cl minus combine with sodium atom and these sodium atom ionize and the electrons that are released from are trapped by the anion vacancy. तो दिस इज कॉल्ड एप सेंटर, उसको बोलते हैं एप सेंटर। तो कंडीशन ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में अगर मैं हीट करता हूँ उस गिवन इनिशियल स्ट्रक्चर को, तो वहाँ से जो Cl माइनस है, लेकिन ध्यान सोडियम वेपर्स की प्रेजेंट में। सो सोडियम जब वेपर्स होगा तो वहाँ पे सोडियम मिलेगा Na प्लस की स्टेट में, तो Cl जो माइनस होगा वो Cl माइनस से आपके यहाँ क्लोरीन आपका वेपराइज होकर बाहर आ जाएगा, Cl के फेज इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो कंडीशन ये है कि सोडियम वेपर्स का होना बहुत जरूरी है, हीटिंग करना पड़ेगा। तो उस केस में आपका यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट होगी वो एनआईन वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन। अगर एक्स्ट्रा कैटाइन होगा तो फिर किस तरीके से होती है, तो मेटल एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्सिस मेटल आयन आर इंटरैप्ट इनटू द वेकेंट इंटरस्टिशियल साइड्स, इलेक्ट्रॉन्स इन द नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड्स मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। मतलब ऐसा है कि जो वेकेंट स्पेस है उस वेकेंट स्पेस के अंदर क्या हो जाएगा, एक आपका जो कैटायन है, ध्यान दो, एक जो कैटायन है वो आ गया, जो मेटल है या जो कैटायन है वो आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब शिफ्ट होने के बाद क्या करेगा कि उसके एडजेसेंट में जो एक वॉइड मिल रहा है उस वॉइड के अंदर, उस वॉइड के अंदर उसी का ही जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस चार्ज को बैलेंस करेगा। जब इस चार्ज को बैलेंस करेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो आपकी यहाँ पे कंट्रोल हो चुकी है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसी, वो आपकी कंट्रोल हो चुकी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन ZnO इज हीटेड तो इट लूजेस O2, ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देगा, एंट्रेंस येलो में चेंज हो ड्यू टू द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये आपकी रिएक्शंस यहाँ पे दे रखी है। तो ZnO को आप सपोज ये जो आपका पूरा क्रिस्टल किसका है, ZnO का है, इसको मैंने हीट कर दिया, हीट करते ही यहाँ पे क्या होगा, Zn+2 मिलेगा, हाफ O2 मिलेगा और आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो आप कलर यहाँ से देखने को मिलेगा, वो भी कौन सा, येलो कलर इज वेरी वेरी, येलो कलर से मैं लिख रहा हूँ, येलो कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो Zn+2 आयन ऑक्यूपाई सर्टेन इंटर भाई जो आपको Zn को मैंने हीट किया तो यहाँ से Zn+2 बना, तो Zn+2 कहाँ जाएगा, वो तो आपका शिफ्ट हो गया इंटरस्टिशियल साइड्स पे, whereas electrons released will occupy the neighboring sides। अब इसी रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ बच गए, इसके इस आपके इंटरस्टिशियल साइड जो नेबरिंग साइड से समझा के शिफ्ट हो गया। तो हीटिंग द क्रिस्टल टर्न्स येलो ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट। तो जब हीट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपका लोअर एनर्जी स्टेट में है वो आपका मूव करेगा हाई एनर्जी स्टेट के अंदर, और फिर उसके बाद जब वो वापस से स्टेबल होगा तो लोअर एनर्जी स्टेट में वापस से आना चाहेगा हाई एनर्जी स्टेट से, तो फिर वो पर्टिकुलर एक विजिबल रीजन के अंदर आपकी वेवलेंथ को क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा, जिसे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो डेफिनेटली आपका येलो कलर वहाँ से डिफाइन करेगा। तो ये हो गया आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइंस।
इसके बाद बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू कैटाइन वैकेंसी। ठीक है, मेटल की डेफिशिएंसी होने वाली है अगर कैटाइन की वैकेंसी क्रिएट होगी, तो वो कैसी होती देखते हैं। तो दिस डिफेक्ट ऑकर्स व्हेन द मेटल शोज वेरिएबल बैलेंसी। जो ऐसे मेटल्स अब कौन सी वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं, तो वेरिएबल बैलेंसी को शो करने वाले हमारी जो, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर आप बोल सकते हो, वेरिएबल बैलेंसी को शो करने वाले हमारे जो मेटल्स होते हैं वो स्पेसिफाइड कर दो डी ब्लॉक से होते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक से आपको जनरली एलिमेंट देखने को मिलते हैं स्पेसिफाइड तो 3D सीरीज से। तो लगभग यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट आपको देखने के मिलने वाले हैं। तो दिस डिफेक्ट ऑकर्स, ऐसे मेटल्स आपको होने चाहिए जहाँ अगर एग्जांपल्स भी दे रखा है तो भी आप पहचान सकते हो। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट का कोई क्रिस्टल दे रखा है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपकी मेटल डेफिशिएंसी हो सकती है। वेरिएबल बैलेंसी आपको डी ब्लॉक की देते हैं। लिखा है एग्जाम्पल ईजी में लिखा है आपका ट्रांजिशन आपके मेटल्स इन, जैसे आपका Fe हो गया, FeS हो गया, Ni हो गया यहाँ पे। दिस इज बिकॉज FeO में 3 आपके यहाँ से क्या होंगे, Fe+2 आयंस में बी रिप्लेस्ड बाई 2 Fe+3। चार्ज देख लो आप, अगर मैं लिखूँ, क्योंकि ये आपका जो आयरन होता है वो आयरन बच्चों फेरस और फेरिक दोनों में होता है स्टेबल। आपको पता है फेरस और आपका ये फेरिक, लोअर में अस और हायर में अस, हायर में एक होगा। ठीक है, तो ये 2 स्टेट में स्टेबल है। अगर मैं इसी आयरन को अगर मैं +2 के साथ अगर लिखना चाहूँ तो Fe+2 मतलब ये अस हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2Fe+2 अगर मैं रिलीज करूँ, टोटल चार्ज कितना होगा, मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, एक बारी मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, सही से लिखता हूँ, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, कलर चेंज करके मैंने सपोज यहाँ पे क्या किया है कि जो आयरन यहाँ पे है वो 2 स्टेट में है, एक तो वेरिएबल बैलेंसी की वजह से +2 में और आपकी +3 में। ठीक है, Fe+3, तो जो +2 वाला है उसको मैं लिख सकता हूँ सपोज 3Fe+2, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा +6। एक आयरन पे +2 है तो 3 पे कितना +6। अगर मैं लिखूँ Fe+3 मतलब यहाँ पे मैं 2 को बाहर निकाल दूँ Fe+3 को, तो भी चार्ज कितना होगा +6 हो जाएगा। तो बात समझो, अगर मैं अगर यहाँ पे मैं 3Fe+2 की जगह अगर मैं 2Fe+3 को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, बात समझो, 3Fe+2 आयन में बी रिप्लेस्ड बाई 2Fe+3 आयन। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, क्योंकि चार्ज तो आपका बैलेंस हो रहा है, बट आयन एक आपका अस तो बाहर जा चुका है, एक आपका आ चुका है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो आपके मेंटेन हो चुकी है। तो दैट इज वाई बी नेवर हैव द आइडिया कंपोजिशन FeO, इंस्टेड वी हैव FeX। तो x इज इक्वल टू 0.93 टू 0.96, वो रेशियो के बारे में बात करी जा रही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो रेशियो को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू कैटाइन वैकेंसी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने क्या करा है, मैंने 3Fe+2 मैंने निकाल दिए, 3 बाहर निकाले, 3 वैकेंसी क्रिएट, 1 2 3, 3 वैकेंसी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 2Fe+3 में लेके आया, 2 ही तो है, तो एक यहाँ चला जाएगा वैकेंसी में, एक यहाँ चला जाएगा। अरे भाई अभी भी क्या होगा, एक वैकेंसी खाली होगी ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ मेटल डेफिशिएंसी हो रही है ड्यू टू कैटाइन वैकेंसी। तो एक वैकेंसी अभी भी आपको देखने को मिल रही है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैंने लिखा है एक जनरल फॉर्मूला लिखा है FeXO लिखा है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपकी वेरी करती है 0.96 से लेके 0.93 से 0.96 की तरफ। ये हो गया आपका मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू कैटाइन वैकेंसी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट के टाइप्स की बात करते हैं। इम्प्योरिटीज आर एडेड टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट जो अदर टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हम दूसरे टाइप के एलिमेंट्स को लाके मिक्स करते हैं। ये आयोनिक सॉलिड में भी देखने को मिलता है, कोवैलेंट सॉलिड में भी देखने को मिलता है। और कोवैलेंट सॉलिड की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे हम डोपिंग कराते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज से। ठीक है, ग्रुप 14 15 वगैरह उसमें हम यूज करते हैं 13। तो पहले बात करेंगे हम लोग इन आयोनिक सॉलिड्स में। तो आयोनिक सॉलिड्स में एग्जांपल लेते हैं NCRT का SrCl2 व्हिच मे बी एडिड टू NaCl। NaCl के अंदर हम SrCl2 को ऐड कर देते हैं। अब एक चीज़ समझना कि आप डोपिंग वहीं करा सकते हो जहाँ पे लगभग सिमिलर साइज के कैटाइंस और एनाइंस आपको मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिमिलर साइज या फिर इक्विवेलेंट साइज। इक्विवेलेंट साइज या फिर सिमिलर साइज के अगर कैटाइंस और एनाइंस अगर आपको मिलते हैं तो ही वहाँ पे आप डोपिंग करा सकते हो। ठीक है, ये कंडीशंस को ध्यान रखना। तो द सोडियम 2 सोडियम प्लस आयन विल बी रिप्लेस्ड बाई Sr+2 आयन। देखो सोडियम पे चार्ज कितना है, वो आपका +1 चार्ज है। तो यहाँ से आपको +2 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 सोडियम को बाहर निकाल दूंगा, 2 सोडियम आपको बाहर निकालने पड़ेंगे। तो उनकी जगह आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो Sr+2 की स्टेट में है
क्योंकि इस पे चार्ज कितना हो गया, +2 हो गया, इस पे चार्ज कितना है, यहाँ पे आपका ये +1 है, ये भी चार्ज कितना है, +1 है, दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो तभी चार्ज की न्यूट्रलिटी करना आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ से 2 सोडियम प्लस बाहर जाएंगे, तब आपका एक एसर +2 आपका आ जाएगा। तो आने के बाद यहाँ पे क्या होगी, कैटन की वैकेंसी अभी भी आपका क्या होगा, आपको देखो 2 यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट थी। अब यहाँ से आपने क्या करा, एक एसआर +2 आप लेके आए, वो तो एक ही वैकेंसी ऑक्यूपाइड करेगा, एक वैकेंसी अभी भी खाली रहेगी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं आयनिक सॉल्यूट्स के अंदर इम्प्योरिटी डिफेक्ट को लेके। अभी इम्प्योरिटी का मतलब क्या है, ये फॉरनर्स है, ये आपका बाहर से आने वाला, देखो सबके सब सोडियम वहाँ पे थे, सोडियम थे, क्लोरीन थे, सोडियम थे, क्लोरीन थे क्रिस्टल में, बाहर से एसआर+2 आ गया, एसआर+2 सोडियम से आपका डिफरेंट है। तो ये जो फॉरनर्स है, मतलब बाहर के जो एटम्स हैं, वो अगर आके वहाँ पे कंबाइन करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो देयर फॉर क्रिएटिंग ए होल्स, हम बोल सकते हैं एक कैटन वैकेंसी एंड इम्पार्टिंग कंडक्टिविटी, ठीक है। तो वहाँ पे कंडक्टिविटी जो होगी उसके बारे में यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करें तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कोवैलेंट सॉलिड्स के बारे में। तो कोवैलेंट सॉलिड्स को देखते हैं, द डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, सेकंड होगा आपका डॉपिंग विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपकी इम्प्योरिटीज। तो कोवैलेंट सॉलिड्स में दो तरीके से देखने को मिलती है, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच के साथ। तो फॉर एग्जांपल ग्रुप 14 एलिमेंट लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में बी डोप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट लाइक आपको बोल सकते हैं फॉस्फोरस, ठीक है, एज दे हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। For every atom of group 14 replaced by group 15, तो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट मेकिंग ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन रिच के साथ बात कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बाद सारे बात करेंगे तो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स उसको हम डोप कर देंगे 13 के साथ, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह के साथ। तो वहाँ पे 4 तो बाहर जाएंगे, 3 अगर वहाँ पे आपके ऐड हो रहे समझो। तो एक तो फॉर एवरी एटम ऑफ ग्रुप 14 रिप्लेस्ड बाई दैट ऑफ ग्रुप 13 ए होल इज क्रिएटेड, वहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी। ऑन ड्रॉपिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड electrons move to occupy their holes, thus the holes move toward the negative plate. Now if they carry positive charge, hence they get p type semiconductors, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे मिलते हैं p टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये आपका कुछ बेसिक डिफेक्ट था, इसको मैं एक बार और आपको पिन पॉइंट करूँगा, ठीक है, उस पर हम लोग चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे एक बार बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार हम पिन पॉइंट फिर से एक बार कर लेते हैं। डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स में पहले डिफेक्ट इन आयोनिक क्रिस्टल्स और अराइजेस टू मिसिंग ऑफ आयंस, ठीक है, इन लैटिस और डिग्लाइजेशन ऑफ आयंस इन द लैटिस। रीज़न क्या है, वाइब्रेशन इन सॉलिड्स एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स में पहले बात कर रहा हूँ मैं आयोनिक क्रिस्टल्स को लेके, इसको एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, जो भी हम लोगों ने लाइन बाई लाइन पढ़ा था। तो आयनिक क्रिस्टल्स में जो डिफेक्ट आप पे क्रिएट कैसे होते हैं, उसमें मिसिंग ऑफ आयंस हो जाते हैं लैटिस से, या फिर हम डीलोकलाइज कर जाते हैं आयंस लैटिस से। दो ही चीज़ें हैं, मिसिंग करना या फिर आपकी डीलोकलाइज हो जाना, ठीक है। डीलोकलाइज होने का मतलब क्या है, आपके इंटरस्टिशियल साइड्स में प्रेजेंट हो जाना, ठीक है। अच्छा, तो रीज़न क्या से होता है, वाइब्रेशन है तो सॉलिड में वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाए, या फिर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं। दो ही आपके रीजन है, ध्यान देना, दो रीजन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसिंग ऑफ आयंस जनरेट वैकेंसी डिफेक्ट, अगर आयंस की मिसिंग होगी तो आपकी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। अगर डीलोकलाइजेशन होगा तो फिर यहाँ से मिलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्यों, क्योंकि जो एटम होगा या फिर जो आयंस होंगे वो क्या करेंगे, वो आपके साइड के पॉइंट से निकलेंगे, लेटेस्ट पॉइंट से निकलेंगे और इंटरस्टिशियल जो वॉइड है उसमें जाके शिफ्ट होंगे, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी डिफेक्ट आप ये दे सकते हो, यहाँ से एक एटम बाहर जा चुका है और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एटम निकले हैं और दूसरे के वॉइड में जाके क्या हो गए, वो आपकी शिफ्ट हो गई, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं एक बार क्रिस्टल डिफेक्ट में समराइज करते हैं, एसोसियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन एसोसियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एसोसियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपकी जो एसोसियोमेट्री वो चेंज नहीं होती है, इसमें आता है स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। नॉन एसोसियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपकी जो स्ट्रक्चर है वो आपका चेंज होगा, इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट आता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आता है। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर हम बात करते हैं ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज़। ये हमने सब अभी बात कर दी है, ठीक है, उसको एक बारी में यहाँ पे पिन पॉइंट कर रहा हूँ। तो एसोसियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं, इन दिस डिफेक्ट एसोसियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स रिमेन सेम, चेंज नहीं होगी। स्कॉटकी डिफेक्ट इसका टाइप होता है, ये मिलता है फाउंड इन क्रिस्टल्स इन विच कंडीशन, समझो कंडीशंस क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन आपका हाई होना चाहिए, डिफरेंस आपका कैसा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, लार्ज नहीं होना चाहिए, कैटेंस और एनाइंस का। एग्जांपल आप NaCl, CaCl, KCl, AgBr। तो स्कॉटकी डिफेक्ट की जो कंडीशंस हैं, ठीक है, जो कंडीशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। स्कॉटकी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस
लीव द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। स्कॉटकी में इक्वल नंबर में कैटाइंस एनाइंस आप क्या करते हैं, लीव करते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा, आपकी जो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो सॉलिड जो क्रिस्टल्स होंगे रिमेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल तो न्यूट्रल लग क्यों, क्योंकि इक्वल नंबर में कैटाइन, अगर आपका पॉजिटिव +2 चार्ज अगर रिलीज हुआ है तो -2 चार्ज भी रिलीज होगा। अगर आपका +4 चार्ज हुआ है तो -4 भी चार्ज आपका रिलीज होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपका +4 चार्ज हो रहा है, यहाँ से -5 चार्ज रिलीज हो रहा है, तो कौन सा डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो कौन सा डिफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा तो वो कौन सा होगा, वो तो आपका हो जाएगा यहाँ पे स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, और डेंसिटी क्या करेगी, वो डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि एटम्स आपके आयंस बाहर जा चुके हैं। तो दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट इज वैकेंसी डिफेक्ट्स। एनईसीएल का आपका ये रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर, एक एनी गया बाहर, एक आपका सीएल बाहर चला जाएगा। फ्रेंकल की बात करते हैं तो मिलते हैं सॉलिड्स में, इन विच कॉन्डेंसेशन नंबर कैसा होता है, काफ़ी लो होता है। हाई होगा, अगर कॉन्डेंसेशन नंबर हाई होगा तो फिर आपको मिलेगा स्कॉटकी, अगर लो होगा तो फिर मिलेगा आपको फ्रेंकल डिफेक्ट। और डिफरेंस आपको यहाँ पे कैटाइंस कैसा होगा, बहुत बड़ा आपको लास्ट डिफरेंस देखने को, जैसे जेडएनएस हो गया, ईजीबीआर हो गया, ईजे हो गया, एजीसीएल हो गया। तो ये लगभग फ्रैंकल और स्कॉटकी एक दूसरे के लगभग अपोजिट जैसे हैं। ठीक है, एक नोट देख लेते हैं, एजीबीआर शोज बोथ डिफेक्ट स्कॉटकी एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। ठीक है, तो एजीबीआर पे क्वेश्चंस भी पूछे गए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एजीबीआर दोनों टाइप के डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल एज वेल एज स्कॉटकी डिफेक्ट। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आयंस मेनली कैटायंस, ठीक है, लीव्स इट्स एक्चुअल साइड्स एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड्स ऑफ लैटिस। तो रिजल्ट क्या होता है, सॉलिड के पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपकी मेंटेन रहेगी और डेंसिटी आपकी रहेगी यहाँ पे सेम। ठीक है, इसके बाद इट इज़ काइंड ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और डीलोकलाइजेशन डिफेक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डीलोकलाइजेशन डिफेक्ट बोलते हैं। यहाँ से निकल के यहाँ पे शिफ्ट हो गया आपके लैटिस पॉइंट से निकल के, और आपके शिफ्ट हो गया इसके इंटरस्टिशियल साइड्स में जाके। अब बात करते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट के ऊपर। तो इन दिस टाइप ऑफ स्टोइचोमेट्री ऑफ क्रिस्टल चेंज, इसमें आपकी स्टोइचोमेट्री जो स्ट्रक्चर है वो आपका चेंज हो जाता है। तो दो टाइप के आपके होते हैं, पहला होता है मेटल एक्सिस, सेकंड होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट की बात करते हैं तो या तो एन की वैकेंसी हो, जैसे एग्जांपल NaCl और KCl में आता है, व्हेन NaCl सॉलिड इज हीटेड, अगर हीट करेंगे इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम आयन, ठीक है, तो यहाँ से Cl- बाहर चला जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होगी, बट होल पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपका आ जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी आपकी मेंटेन होगी। लेकिन जो बेटा होल्स क्रिएट होगा उसको बोलते हैं एफ सेंटर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपका प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है, एफ का मतलब होता है फर्वेन जेंडर करके बोलते हैं इसको इस तरीके से। इसका मतलब होता है कलर। NaCl का ध्यान रखना बेटा, येलो कलर, KCl का आपका वायलेट कलर, और LaCl का होता है पिंक कलर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सोडियम पेपर्स में इसको हीट कर दिया है, यहाँ पे इस NaCl क्रिस्टल्स को। ठीक है, इस NaCl क्रिस्टल्स को, तो यहाँ से मैंने जब हीट किया तो यहाँ से क्या हो गया, आपका Cl जो माइनस है वो आपका बाहर जा चुका है एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के। इलेक्ट्रॉन देखो ये, तो ये आपका हो जाएगा एफ सेंटर। तो एफ जो सेंटर आपको देखने को मिल रहा है, ये आपके कलर के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मिलेगा यहाँ से आपको येलो कलर। नेक्स्ट बात करते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइंस। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैटाइंस आर डोप्ड इनटू द लैटिस एंड इट ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड्स एंड लैटिस हैव मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ऑल्सो डोप्ड इनटू द लैटिस एंड इट ऑक्यूपाई अदर साइड्स ऑफ इंटरस्टिशियल लैटिस। जैसे ZnO की बात करते हैं तो ZnO के अगर क्रिस्टल्स हैं, अगर इसको मैं हीट कर देता हूँ तो हीट करने से यहाँ से क्या मिलेगा, ये तो कैटायनिक आपको मिल जाएगा पार्ट, प्लस ऑक्सीजन गैस तो आपकी बाहर चली जाएगी, और जो दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो सीन क्या होगा, जब मैं हीट करूँगा Zn जो आपका जिंक+2 है, तो जिंक+2 चला जाएगा आपके साइड्स में, और इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आपके जो वेकेंट आपके जो वॉइड्स होंगे वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो उससे आपको कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइंस। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की बात करते हैं तो मेटल डेफिशिएंसी मिलता है आपको कहाँ पे, जहाँ पे वेरिएबल बैलेंसी आती है, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं मेटल्स की। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट सब मेटल्स ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट लीव्स द साइट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, मैंने बताया था Fe+2 और Fe+3 को लेके। तो Fe+2 अगर आपके 3 आयंस बाहर गए हैं तो यहाँ पे अगर 2 आयंस Fe+3 कह जाएंगे, चार्ज यहाँ पे भी +6 होगा, चार्ज यहाँ भी प्लस, चार्ज तो बैलेंस है, न्यूट्रलिटी तो आपको मेंटेन है, बट यहाँ पे एक वैकेंसी जरूर आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कवर्ड इनटू द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे इस तरीके से जो आपको दे रखा है ये आपका चेंज हुआ है। तो यहाँ पे +2 से आपका यहाँ पे Fe 0.93, इसलिए आपका जो परसेंटेज निकालते हैं वो +2 और +3 को लेकर निकालते हैं, तो इसमें लगा 0.07 Fe+2 लीव साइड। तो लॉस ऑफ 1 Fe+2 आयन जनरेटेड 2 Fe+3 आयन,
सो 0.07 Fe+2 विल जनरेट कितना होगा, तो आएगा 0.14 Fe+3 आयन। फिर परसेंटेज दोनों का निकालते हैं, तो परसेंटेज निकालेंगे +3 और +2 का, तो देखो यहाँ से हम जो ऊपर की वैल्यू निकालेंगे और ये माइनस कर देंगे Fe+3 वैल्यू को 100 में से, फिर वैल्यू आती है 0.14। तो इसलिए यहाँ पे जो हम डिफरेंस लिखते हैं वो डिफरेंस हम इसी को लिखते हैं, वो डिफरेंस आता है 0.14। इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात कर लेते हैं। इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं लाइक SrCl2 विद NaCl, ठीक है। तो 2 सोडियम प्लस बाहर जाएंगे तब एक SrCl2 ऑक्यूपाई करेगा, एक साइड आपके सोडियम प्लस की वेकेंट रहेगी, तो अदर रिमेन्स वेकेंट, जिसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी की वैल्यू क्या करती है आपकी, वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे सेशन 7। ये आपका लास्ट सेशन है, ठीक है। ये लास्ट आपका सेशन है सॉलिड स्टेट के अंदर, इसको हम यहाँ पे इसको कवर करते हैं और फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा जो एम रहेगा बच्चों, टू इंट्रोड्यूस प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें, इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। तो पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। तो सॉलिड्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पहला होता है आपका मेटल्स, इंसुलेटर या फिर आपके सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। मेटल्स बेसिकली कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर कंडक्टर्स नहीं होते हैं। सेमी कंडक्टर दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज़ वेरी हाई, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी जो मेटल्स की जो कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। और कितनी होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻6 से लेकर 10⁻8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है फॉर द मेटल्स। वेयर इज फॉर इंसुलेटर्स ये आपकी ऑर्डर बच्चों होता है 10⁻12 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब काफ़ी आपकी देख सकते हो 10⁻12, वो 10⁻6 में, तो काफ़ी अधिक वैल्यू वहाँ पे है कंडक्टर्स में। यहाँ पे कनेक्टिविटी काफ़ी लो होती है इंसुलेटर्स के अंदर। ये वैल्यू थोड़ा सा आपको एक बार मेमोराइज रखना है, ध्यान करना है। सेमी कंडक्टर्स के पास जो सेमी कंडक्टर के पास हैव इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी ऑफ द रेंज, वो इन दोनों के बीच की होती है 10⁻2 से लेकर 10⁻9 ओम इनवर्स -9 होती है, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स में अराइज थ्रू द मूवमेंट या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स मतलब पॉजिटिव के बारे में बात करी जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हो, जो मोशन है होल्स के साथ, होल्स मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, और थ्रू द मोशन ऑफ आयंस, ये आपका रीजन है कंडक्टिविटी का इन कंडक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड्स में द कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एन टाइप कंडक्शन। अगर कंडक्शन आप इलेक्ट्रॉन्स को थ्रू होता है तो उसको बोलते हैं एन टाइप कंडक्शन। एन थ्रू पॉजिटिव होल्स इज कॉल्ड पी टाइप कंडक्टर, ठीक है। अगर होल्स के थ्रू होगा तो उसको बोलते हैं पी टाइप, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है उसको बोलते हैं एन टाइप कंडक्टर। प्योर आयोनिक सॉलिड्स where conductions can take place only through movement of ions and insulators, ठीक है। तो वहाँ पे आपका अगर मैं सॉलिड क्रिस्टल्स आयनिक क्रिस्टल्स की बात करूँ तो वहाँ पे कंडक्शन आपको मिलता है आपको मूवमेंट ऑफ आयंस के थ्रू। द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अगर इस टाइप के डिफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं तो यहाँ पे जो क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर उसकी कंडक्टिविटी क्या करेगी आपकी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर इज mainly ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियस इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव होल्स। तो अगर सेमी कंडक्टर्स के बारे में बात करी जाएगी तो उसकी कनेक्टिविटी कैसे होती है, फिर इंसुलेटर कनेक्टिविटी कैसे होती है आपकी इंटरस्टिशियस इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव होल्स की वजह से। इन द सॉलिड ड्यू टू इम्परफेक्शंस, इम्परफेक्शन भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर while that of metals decreases। अगर मेटल की केस होकर वहाँ पे टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे इन केस ऑफ मेटल तो फिर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या करेगी आपकी डिक्रीज करेगी। बट इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर अगर वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर वहाँ पे कनेक्टिविटी की वैल्यू क्या करती है इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक की बात करते हैं तो दोज मेटेरियल्स व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड से आपके रिपल कम से कम करते हैं, मतलब वहाँ पे आपके पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके सारे पेयर्ड होते हैं तो आपको वहाँ पे रिपल्सन होने की कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होता है, तो उनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक मेटेरियल्स लाइक कॉपर+2 TiO2 NaCl एंड बेंजीन। दे डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं द मेटेरियल व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री होते हैं जिसकी वजह से अनपेयर्ड होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे अट्रैक्शन हो जाता है। तो
These materials have permanent magnetic dipoles due to presence of atoms, ions and molecules which with unpaired electrons, जैसे O2 हो गया, कॉपर प्लस टू हो गया, Fe+2 हो गया, कुछ इस तरीके से. बट दीज मेटेरियल्स लूजेस देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर इन मेटेरियल्स को अगर मैं लेके जाऊँगा है ना पैरामैग्नेटिक को, तो उस केस में ये क्या करते हैं, मैं अपने जो मैग्नेटिज्म है उसको करते हैं लूज. इसके बाद बात करते हैं अगर एब्सेंस में लेके जाऊंगा, ठीक है, आपसे अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो उस केस में इनका जो मैग्नेटिज्म है वो आपका लूज हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा ना, वो नहीं रहेगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो ही इसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरामेट्रिक मटेरियल्स में क्रिएट होती है. फेरोमैग्नेटिक की बात करते हैं. द मेटेरियल्स व्हिच शोज परमानेंट मैग्नेटिज्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज परमानेंट मैग्नेटिज्म, ठीक है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. दीज मटेरियल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, NCr, O2. तो फेरोमैग्नेटिज्म अराइजेज ड्यू टू स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ आयंस और एटम्स इन द सेम डायरेक्शन. Alignment of magnetic moment in opposite direction in a complementary manner and resulting in zero magnetic moment gives the anti-ferromagnetism, ठीक है. तो यहाँ पे देखो अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट है, फेरोमैग्नेटिक के अंदर देखो इस तरीके से हो जाएगा, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लेके आएंगे तो यहाँ पे एक ही तरीके से आपका मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है. अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक में कुछ इस तरीके अपोजिट होगा, इस तरीके से अपोजिट हो जाएगा, है ना, एक का कैंसिल आउट करेगा. नेक्स्ट है आपका फेरी मैग्नेटिक में क्या होगा, फेरी मैग्नेटिक के अंदर कुछ पार्ट आपके सेम डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करेंगे, कुछ अपोजिट में इस तरीके से, इसको बोलते हैं एंटी फेरी, सो इसको बोलते हैं फेरी. ये फेरी हो गया, है ना. अलाइनमेंट बात कर रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को लेके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में. एक आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक, एक आपका फेरी मैग्नेटिक, एक आपको फेरोमैग्नेटिक. तो तीनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. एग्जांपल्स ले लेते हैं, MnO हो गया, Mn2O3 हो गया, MnO2 हो गया. नेक्स्ट बात करते हैं, alignment of magnetic movement is opposite direction resulting in a net magnetic moment due to unequal number of parallel and anti-parallel magnetic dipoles give rise to ferromagnetic. जो भी मैंने बताया था Fe3O4 वेरी इंपॉर्टेंट, Fe3O4 ये रहता है आपका ये रहता है आपका फेरी मैग्नेटिक. तो फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस चेंज इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर. तो अगर टेम्परेचर में हाई करूँगा तो फिर उसमें फेरो और जो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस चेंज होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक के अंदर ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ स्पिन को आप रैंडमाइजेशन हो जाता है. जैसे Fe3O4 इज ए फेरी मैग्नेटिक एट रूम टेम्परेचर बट बिकम पैरामैग्नेटिक एट 850 केल्विन. टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या बन जाएगा, वो आपका पैरामैग्नेटिक बन जाएगा. अब आप बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर. तो यहाँ से जो हम स्टेप बाई स्टेप एंड पढ़ रहे हैं सब NCERT के हैं, तो इसको यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी लाइंस को लेकर, तो इसको भी ध्यान देना है. डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. The electrons in insulators are closely bonded to the individual atoms or ions. Hence, so they do not generally migrate under the applied electric field. तो कोई माइग्रेशन नहीं होगा. However, due to shift in charges, dipoles are created. जो चार्ज में तो शिफ्टिंग थोड़ा बहुत हो गई, तो जिसकी वजह से डाइपोल क्रिएट होते हैं, उस रिजल्ट इन पोलराइजेशन, तो फिर पोलराइजेशन क्रिएट होगा. द अलाइनमेंट ऑफ दीज डाइपोल्स इन डिफरेंट वे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री वे, मतलब जीरो डाइपोल, और नॉन कंप्लीट मतलब नेट डाइपोल कुछ मिलेगा. इम्पार्ट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू सॉलिड. इफ द डाइपोल अलाइन इन सच ए वे दैट देयर इज नेट डाइपोल मूवमेंट इन द क्रिस्टल, ठीक है, दीज क्रिस्टल्स आर सेड टू एक्सपीरियंस इसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी या फिर बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है. व्हेन सच क्रिस्टल्स आर सब्जेक्टेड टू प्रेशर और मैकेनिकल स्ट्रेस, अगर क्रिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, जिसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक या फिर पीजो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. Conversely, if an magnetic field is applied to such a crystal, the crystal field get deformed due to generation of mechanical strain. This is called inverse piezoelectric effect. अगर आप वहाँ पे क्रिएट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो क्रिस्टल्स के ऊपर, तो वहाँ पे आपका जो क्रिस्टल है वो आपका डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेन. तो उसको बेटा बोलते हैं इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. सम क्रिस्टल्स which on heating acquire electrical charge on opposite faces are said to be exhibit पायरोइलेक्ट्रिक. पायरो का मतलब होता है हीट से रिलेटेड, ठीक है. अगर आप हीट करोगे तो हीट करने पे वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक चार्ज देखने को मिलेगा, वो भी अपोजिट फेसेस पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग पायरो इलेक्ट्रिक. नेक्स्ट बात करते हैं द सॉलिड्स इन विच डाइपोल्स आर स्पॉन्टेनियसली अलाइंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना, स्पॉन्टेनियसली हम बात करेंगे, इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है. एंड द फिनोमेना इज नोन एज फेरोइलेक्ट्रिसिटी.
If the alternate dipoles are in opposite direction, then the net dipole moment will be zero and crystal is called anti-ferroelectric. ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना पड़ेगा. फेरो इलेक्ट्रिक सॉलिड्स क्या होते हैं, जैसे बेरियम टाइटेनेट हो गया है ना, सोडियम आपका पोटेशियम टाइट्रेट हो गया, इसको हम रोसेल सॉल्ट के नाम से कॉल करते हैं. पोटेशियम हाइड्रोजन आपका फॉस्फेट हो गया कि H2PO4. एंटी फेरो इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो लेड जिरकोनेट हो गया, ठीक है, PbZrO3. सुपर कंडक्टिंग मेटेरियल्स क्या होते हैं, द मेटेरियल्स which offer no resistance to the passage of electricity is called superconductor or superconducting materials. कोई भी रेजिस्टेंस डिफाइन नहीं करते हैं. इन दिस स्टेट द मेटेरियल्स बिकम डायमैग्नेटिक एंड आर रिपल्ड बाय द मैग्नेट. मोस्ट ऑफ द मेटल्स बिकम सुपर कंडक्टिंग एट लो टेम्परेचर 2 to 5 केल्विन पे सुपर कंडक्टर रहते हैं. हाइएस्ट टेम्परेचर एट विच सुपर कंडक्टिविटी इज नोन टू बी 23 केल्विन इन एलॉय ऑफ निमोनियम, ठीक है, Nb3Go, ठीक है. मैनी कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड हैव फाउंड इन पॉसिबल सुपर कंडक्टिविटी एट समव्हाट हाई टेम्परेचर. तो सुपर कंडक्टिविटी का आपका ये टेम्परेचर रहा, ठीक है, ये कुछ गिवन कंपाउंड्स के लिए, ठीक है. ये हो गया आपका सुपर कंडक्टिव मटेरियल. नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स. अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम इन ए क्रिस्टल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल which spread over the complete crystal structure. Second point is the number of atoms in crystal increases, the number of molecular orbital containing electrons increased. As the number of molecular orbital increases, the energy difference between adjacent orbitals decrease until finally the energy gap becomes very small and molecular discrete energy levels merge into another to form continuous band of molecular orbital which extend over the entire length of crystals. Next है आपका all the molecular orbitals are very close to each other and are collecting called a band. There are two types of molecular orbitals are as follows. First आपका आता है valence band. तो valence band की हम बात करेंगे. The atomic orbital which filled electrons from the inner cells from the valence band, whereas there is no free mobile electrons since they are involved in the bonding. फिर आता है बच्चों आपका कंडक्शन बैंड, ठीक है, देखने को मिलेगा. कंडक्शन बैंड ये सब बच्चों हम लोग आपने इसको फिजिक्स में भी पढ़ा होगा क्योंकि ये केमिस्ट्री में यहाँ से आता नहीं है. जो भी अगर क्वेश्चन यहाँ पे आएगा सेमीकंडक्टर्स का आपका क्वेश्चन में, तो वो आपकी केमिस्ट्री से कभी नहीं आता है, वो आपके फिजिक्स से ही देखने को मिलेगा, मॉडर्न फिजिक्स से देखने को मिल सकता है. तो यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, वैसे भी आपको इसके बारे में आइडिया होगा. कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, ठीक है, आपका जो फॉरबिडन जो गैप रहता है. और बाकी बेटा हम लोग अभी पी टाइप कंडक्टर सेमी कंडक्टर्स और एन टाइप सेमी कंडक्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो इसमें कोई भी आपका ऐसा डाउट नहीं बचेगा. तो ये जो हमारा लेक्चर है इसके ऊपर सॉलिड स्टेट हमारा आज फिनिश होता है. बाकी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, जल्दी ही. तो इतने आज इसमें इसको फिनिश करता हूँ. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.